अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या हमें भाई को इस जगह के बारे में बताना चाहिए? नहीं रम्स, अब जो करना है हमें ही करना है। बी ब्रेव, उसका कंधा थपथपाते हुए बोली थी, पर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। जब रम्स की नज़र मस्जिद के एक कोने में बर्फ की तह में थोड़ी मट्टी गुली हुई नजर आई थी, पर वो उसे नॉर्मल समझते हुए सर झटक गए थे। हमें इस जगह को वॉच करना होगा। अन्ना से जब कुछ नहीं बन पाया तो वो दोनों फिर से झाड़ू में जा छुपी थी। रात के साए गहरे होने लगे थे। उन्हें इंतजार करते हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ था जब एक बार फिर से मस्जिद की तरफ से आता हुआ शख्स दिखाई दिया था। वो दोनों सांस बंद किए बैठी थी, पर इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे दो और आदमी भी थे जो स्याह लिबास में मलबूस थे। जंगल की तरफ बढ़ते हुए वो लोग इसमें गुम हो गए थे। अन्ना, कुछ है यहाँ ऐसा जो हमारी आंखों से ओझल है। रम्स जो बाकायदा रो पड़ी थी, जो मसलसल ही वो काम कर रही थी। अन्ना का सर भी फटने लगा था। क्या हो रहा है यहाँ? सलाम की आवाज पर अन्ना को झटका लगा था, जिसके सर पर ही ठहर रहा था। वो हम शट अप, शट अप, तुम्हें एक बार का खास समझ नहीं आता? दुलाम के लफ्ज कहीं घो गए थे जब अन्ना हर सितम बुलावे रोते हुए उसके सीने से लगी थी। आई एम सॉरी दिल, मुझे माफ कर दो, मैंने प्रियान को तकलीफ दी, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। दलाम ने उसे पीछे किया था। घर चलो तुम लोग। कुछ भी कहे बगैर वो वापस जाने को मुड़ा था। मूसा भी उसी का हम कदम था, जबकि कुछ दूर ही दलाम के गार्ड्स ठहरे थे। अन्ना और रम्स अपनी जगह से टस से मस्त नहीं हुई थी। हमें लगता है कि शायद हम परिहान तक पहुंच गए हैं, अन्ना के गुल्लुगेज अंदाज में कहते हुए मूसा और दलाम को अच्छा खासा शौक दिया था। ओ, एक और ट्रैप, क्या करना चाह रही है आप अन्ना मोहतरमा? दलाम ने दांत पीसते हुए उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका गला दबा दे। रम्स तो दलाम के सामने नजर नहीं उठा पाती थी, जबकि मूसा की निगाहें उसी पर जमी हुई थी। आया वो कुछ कहती या चुप रहती? यहाँ मस्जिद में कुछ है, अन्ना उसे सब बताने लगी थी। दलाम को उसकी बात फजूल बकवास से ज्यादा कुछ नहीं लगी थी। उसे लग रहा था कि इन दोनों का गिल्ट उन्हें इतना शर्मिंदा कर रहा है कि वो कुछ भी बोले जा रही हैं, खुद को क्लियर करने की हद तक। सर, एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। मूसा की बात पर अन्ना को ढारस मिली थी। दलाम के इशारे पर गार्ड्स मस्जिद के आसपास बर्फ हटाने लगे थे, पर ऐसा कुछ नहीं मिला था जो मशकूक लगता। इसलिए उन दोनों की बात को बेबुनियाद करते हुए उसने वापसी का कहा था। जब एक बार फिर अन्ना भागते हुए दो नमाज होते हुए इस पथरीली मिट्टी पर बैठी थी। ये जमीन, मेरा मतलब है ये जमीन तो है पर हकीकी नहीं। अन्ना की बात सुनते हुए दलाम का दिल चाहता था कि उसे आस पास कहीं खाई में दिखा दे, जबकि मूसा उसके बराबर बैठता हुआ बागोड़ एक एक चीज का जायजा ले रहा था। अन्ना सच कह रही है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई है। मसनूई आर्किटेक्ट की गई पत्थरों और मट्टी से बने हुए कुछ हिस्से पर मौजूद दरवाजे नमाज जगह थी, जिसे थोड़ी सी कोशिश के बाद हटा लिया गया था। तो अंदर जैसे जहान आबाद था, वो बेसमेंट का हिस्सा था जो मुकम्मल रोशनी से भरा हुआ था। बाबा, आप इन दोनों को लेकर जाएं यहाँ से। दलाम के सर से दर्द की चीजें उठने लगी थी, जबकि दिल की धड़कन भी मामूल से हरकत तेज थी। अगर अन्ना और रम्स का शक सही हुआ, अगर ये ठिकाना आरजे का हुआ, तो परिहान क्या वो ठीक थी? तकरीबन उसकी गमशुदगी को 6 घंटे गुजर चुके थे। इधर रम्स और अन्ना भी हाथ मसलते हुए परिहान की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। नहीं, हम परिहान के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। अन्ना ने साफ इनकार किया तो दलाम को एकदम से गुस्सा आया था। ओह, तो इस वक्त ये मोहब्बत कहाँ थी जब आप मोहतरमा उनकी मौत का सम्मान कर रहे थे? दलाम का लहजा जहर में डूबा हुआ था। और अन्ना बीबी, इस बात की क्या गारंटी है कि परिहान बीबी यही है? कहीं ना कहीं मूसा भी यही चाहता था कि वो और रम्स यहाँ से चले जाएं, तभी दलाम का साथ दिया था। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अन्ना की जिद पर दलाम माता मसलता हुआ और होंठ चुपाते हुए अपने इग्रेशन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा था, और फिर अन्ना के कांधों पर हाथ रखते हुए अपने सामने किया था। देखो, अगर तुम वाकई में परिहान की हैड हवा हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दूसरी सूरत में पहले तुम्हारा गला घूंटूंगा, उसके बाद कुछ और सोचूंगा। दलाम ने खुद को काम रखने के लिए कोशिश की थी, पर वो लड़की उसका टेम्पर के लिए इम्तिहान थी, जिसके होते हुए कोई शख्स नॉर्मल नहीं रह सकता था। अन्ना ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा था और फिर बगैर वापसी के लिए कदम उठाए थे। रम्स ने एक नजर मूसा को देखा था, जो उसे ही अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर पीठ मोड़ गया था। वो दोनों ही गार्ड्स बाबा के हमरा आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से दूर होते हुए गाड़ी में जा बैठे थे। गार्ड बाबा, प्लीज हमें यहीं रहने दे। अन्ना आंखों में आंसू भरते हुए मिनच बड़े अंदाज में बोले थे। देखे बिटिया, देखिए बेटी, दलाम बाबा बहुत नाराज होंगे। प्रहान बीबी जहाँ होंगी हैरियत से होंगी, लेकिन ऐसे में आप लोगों की जिंदगी को रिस्क में डालना कहाँ की अक्लमंदी है? अन्ना ने इस तरफ देखा था जहाँ वो सब शायद अंदर चले गए थे। नहीं बाबा, आपको आपके बच्चों का वास्ता, आई प्रॉमिस हम आगे नहीं जाएंगे, पर यहीं पर रहेंगे, बस हमें यहाँ पर रहने दे। अन्ना के साथ रम्स में शामिल हुई थी। गार्ड्स बाबा खामोशी से उन्हें देखने लगे थे। मूसा और दलहाम से सज के कदम रखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे थे। शायद वहां कोई पार्टी चल रही थी। जब भी बेहांग म्यूजिक था, पर करीब बात में पता चला था कि वो म्यूजिक नहीं, कुछ महसूस किस्म के मंत्र थे जो पढ़े जा रहे थे। इंतहाई सुस्त रवि से वो इस हालमा कमरे की तरफ बढ़े थे। अगला लम्हा खून खिलौने वाला था। लुसीफे के मुजस्मे के सामने तख्त पर पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं, परिहानी थी, जो मुकम्मल स्याह लिबास में मलबूस बेजान से पड़ी हुई थी, जबकि खून की पतली सी धार इन स्याह कपड़ों से होते हुए खतरा खतरा जमीन पर गिर रही थी।
दलाम का दिल बहुत हंचू में गिरा हुआ था। कहीं परिहान आगे की सोच उसका खून निचोड़ने को काफी थी। दलाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस जाहिर है आंख बंद किए हुए लूसीफर के सामने झुके वो लोग भी कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। सर, मूसा ने आगे बढ़ने की इजाजत चाहिए थी। दलाम ने सख्ती से आंखें मींची थी। तभी गार्ड्स ने अंधाधुंध फायर खोल दिए थे। जब तक कि वो लोग होश में आते उनके कई आदमी उनके मुंह जमीन पर गिरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये मंत्रों का विद आरजे के लिए रखवाला गया था। वो अगली सिफ में मौजूद था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आंखें हैरत की ज्यादा से फटने को तैयार थे। उसके आधे साथी आदम जमीन पर पड़े हुए थे जबकि बाकियों में हड़बड़ी सी मची हुई थी। इन लाग अलपते सिरों में इंसानी चीखों की आवाज दब रही थी। अंदर क्या हो रहा होगा रम्स? अना परेशान सी उसे देख रही थी जो बंद आंखों से मसलसल दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे। पुलिस सायरन की आवाज पर वो लोग चौंके थे। पुलिस ने दलाम के डीएसपी दोस्त को अंदर दाखिल होने से पहले यहाँ की सिचुएशन बताई थी। उन्हें इस चीज का शक था कि अगर परिहान ना सही पर कुछ ना कुछ तो मशकूक कम यहाँ चल रहा था। गार्ड्स बाबा ने आगे बढ़ते हुए पुलिस की मामलत की थी। अरे वाह दुल्हा भट्ट, आहर तुम हमारे सराय चले ही आए हो। गुड टू सी यू मेरे यार। आरजी खुश दिली से उसकी तरफ बढ़ा था जिसे दोनों में बड़ा याराना हो। जबकि दुल्हन की नजरें परिहान पर टिकी हुई थी। वो जब से आए थे परिहान के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। आरजी उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए कहका लगाते हुए हंसा था। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इंतहाई हबस बड़े अंदाज में कहते हुए आरजे ने दुल्हन को इशारा किया था। उसके रगों में दौड़ता हुआ खून फशारा बढ़ना था। वो चील के मन आरजे पर चिपटा था। आरजे बिल्कुल भी अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। दूसरे लम्हे वह जमीन बोस हुआ था जबकि दुल्हन दीवाना वार उसके मुंह और सीने पर वार कर रहा था। मूसा जिसके साथियों को ठगाई में मसरूफ था बाकी आरजे को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने लगा था क्योंकि अगर वो मर जाता तो शायद ये उसके गुनाहों की आम सजा होती। इसी वक्त पुलिस की बारी नफरी अंदर दाखिल हुई थी। मूसा दल्हाम को दिखा देते हुए आरजे को अपनी गिरफ्त में ले गया था जो भी था पर्सनल अटैक शायद दुल्हाम के सियासी कैरियर पर मनफी असरात मरतब करता। पुलिस ने मिनटों में इस जगह को कब्जे में लिया था। दल्हाम ने एक चादर उठाते हुए परिहान को उड़ाई थी और इसे लिए सीनू की तरफ भागा था। मूसा भी उसके पीछे था। वो जो गार्ड बाबा के जाने से दोबारा इस मस्जिद नामी जगह के करीब आ रही थी दल्हाम की गिरफ्त में एक वजूद को देखते हुए उसकी तरफ भागी थी। मूसा अन्ना को सामने देते हुए दल्हाम के कदम थमे थे। वो परिहान का चेहरा देखना चाहती थी। दल्हाम की तरह पर अपनी जगह पर रुके थे। मूसा ने अन्ना के सामने हाथों की आड़ बनाई थी जबकि दल्हाम इस पर कहर बड़ी निगाह डालते हुए परिहान का बेजान वजूद गाड़ी में डालने लगा था। अगले चंद मिनटों में वो जगह खंडर बन चुकी थी। पुलिस ने उसे दस्ती बम से उड़ा दिया था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर इस वक्त घमसान की जंग पेश कर रहा था। वहीं पाकिस्तान का बेलगाम मीडिया हर चीज को हाईलाइट करते हुए धनाबद की फैमिली पर्सन की धज्जियां उड़ा था। ऐसे में एक मूसा ही था जिसके शाना बशाना हर चीज को जस्टिफाइज कर रहा था। दुरैद अभी तक रम्स और अना के कारनामों से अनजान था और उसे इस वक्त कुछ चाहिए था तो वह प्रहान की जिंदगी जिसकी डॉक्टर ने बहुत कम उम्मीद दिलाई थी। तुम जाओ मूसा और मैं जब तक ना आऊं परिहान के रूम के सामने से हटना मत। दुरैद को तो अपना होश ही नहीं, वो क्या दुश्मनों और दोस्तों में पहचान करेगा। मूसा को इंस्ट्रक्शन देते हुए दल्हाम ने तंजिया नजरें अन्ना पर जमाए हुए मूसा को कहा तो वो फोन से वहां से हट गया था। दिल में अन्ना फिर से सवाल देनी चाहिए थी जब उसे कलाई से थामते हुए हॉस्पिटल से बाहर लाया था और गाड़ी में बिठाते हुए साथ ही घर ले आया था। रम्स ने रोती बिलकती अन्ना और वहशत बरसाते हुए साथ लिए दल्हाम को देखते हुए कोना पकड़ा था। वो नाक सीधी में चलते हुए उसे कमरे में लाते हुए रूम लॉक कर गया था। बिना कोई रहम खाए हुए बेड पर धकेला था। क्या देखने आई थी तुम वहाँ? हाँ, आप कोई नई साजिश नई चाल करनी रह गई है दुल्हा भद को बर्बाद करने में। बताओ बच्ची कुछ सांसें छीनना चाहती है ना तुम परिहान की, क्योंकि तुम कभी शाहबाद की हवेली के क्यों की मोहब्बत कर ही नहीं सकती। वो गुस्से में फुनकारता हुआ शिट के आस्तीन कोने तक चढ़ा गया था। मैं मानती हूँ कि भटक गई थी मगर मेरा अटेंशन परिहान को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। दिल आई स्वेयर मैं बताना चाहती थी मगर उस रात आप सुनने पर माइल ही नहीं थे। कुछ तो मैं दिल्हा मैं तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी ना ही रम्स। इस मामले से निकलते मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या करना है क्योंकि अब तो ये तय है कि मेरी लाइफ में कम से कम अब मजीद धोखेबाज लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। दल्हाम ने उसे तकरीबन सजा सुनाते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा था। शायद वो चाहता था कि दल्हाम कुछ वक्त खुद को आराम करे। सोफे की पूछ से टेक लगाए वो यकटक अन्ना को देखे जा रहा था। जितना इस लड़की ने उसे सताया था उस पर वो उसे मसलसल जलील कर रहा था पर यह काफी था उसकी सजा को। और अगर वो उसकी सजा तवील करता तो क्या वो खुद उसके बगैर रह पाता? अपना एहतसाब भी जरूरी हो गया था। उसकी कशिश अपनी जानब खींचने लगी थी तभी दाएं हाथ की उंगलियां उसके रुखसारों से मिस की थी। अनजाने में उसके चेहरे से आंसू के मिट्टे मिट्टे निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इस जालिम लड़की की मोहब्बत से इनकारी होते हुए हर नाता तोड़ लेगा पर इतना आसान कहाँ था मोहब्बत के पैरोकारों के लिए अपने मरकज़े महवर की कशिश साकल से हटना। दल्हाम के हाथ अन्ना के उलझे
बाल सुलझाने लगे थे, उसकी आंखों में नमी बढ़ने लगी थी। बहुत बुरी हो तुम अनादिल, बहुत बुरी। ऐसा भी कोई करता है क्या? अपनों की तकलीफ का सामान नीम सरगोशी में डली हुई आवाज पर वो कसमसाई थी। बावजूद तुम्हारी हर हता के मेरी मोहब्बत इतनी आला तरफ जरूर है अनादिल कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन कुछ तो उसकी सजा बनती है ना। तुम अपने दिल को तोड़ा है। उस पर नजरें जमाए हुए दिलहाम ने अपना आखिरी फैसला सुनाया था और हॉस्पिटल जाने के लिए खड़ा हो गया था। अगर एक बार अन्ना आंखें खोलकर अपनी मोहब्बत में आजिज इंसान को देख लेती तो उसके पांव गिरकर हर हताब बुलाने की दरखास्त कर लेती। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना गवारा नहीं किया। और ये आरजे कौन सी दुश्मनी निकाली है उसने हमारे मासूम बच्चों से? इस वक्त सभी हॉस्पिटल में दिलहाम और मूसा की पेशी लगाए हुए बैठे थे। परिहान प्रेग्नेंट थी, दुरेद भी नहीं जानता था और दुल्हान ने भी डॉक्टर को सख्ती से मना कर दिया था इस बात से कि वो कुछ भी दुरेद या परिहान को नहीं बताएंगे। उसके होश में आते हुए जैसे वहां जिंदगी दौड़ गई थी। बीजान और दादा जान की जिद पर उन्हें प्राइवेट जहाज में ही हवेली शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि मूसा और रम्स उनको दलहाम ने हवेली वालों के सामने आने से रोक दिया था। इसलिए वो इस वक्त मूसा के आर्जी पनाहगाह में थे। अन्ना, क्या तुम्हारे भाई से कोई बात हुई है इस मामले में? रम्स परेशान थी, न जाने दलहाम का क्या फैसला करने वाला था। मैं कुछ नहीं जानती रम्स, वो मुझसे बात नहीं करते, रूम भी चेंज कर लिया है। गोया उसने अपनी सजा का खुलासा किया तो रम्स गहरी सांस भरकर रह गए थे। दुल्हाम और मूसा के आने से उनके मुस्तरिब दिल मजीद परेशान हुए थे। दुल्हाम ने एक फाइल लाकर उसके सामने रखी थी। मूसा की नजरें झुकी हुई थी। रम्स चोर निगाहों से उसके तासरात जांचने लगी थी जो बिल्कुल स्पाट थे। मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारा और मूसा का डाइवोर्स करा दिया जाए ताकि तुम्हें एहसास हो कि मोहब्बत के बगैर जीने का तस्वर कैसा होता है। दलहाम का स्पॉट अंदाज न सिर्फ रम्स की जान निकालने को काफी था बल्कि अन्ना भी साकत हो गई थी। क्या वो इस बात से अनजान था कि रम्स एक मोहब्बत की हद तक इतना कुछ किया है और उसका भाई वही मोहब्बत उसे छीन लेगा? डाइवोर्स के बाद मूसा तुम्हें हवेली छोड़ देगा, आगे के मामले मैं खुद देख लूंगा। ये क्या कर रही हैं आप? क्या आपने मूसा और रम से पूछा है कि वो लोग क्या चाहते हैं? अना के चलाने पर दिलहाम ने एक नागवार नजर उस पर डाली थी। साइन करो रम्स। खूनवार निगाहें नापा जमाए उसने रम्स को कहा था। उससे पहले कि वो दिलहाम के हाथ से पिन थामते, अना ने सामने पड़े हुए कागजात उठाए कई टुकड़ों में तकसीम किए थे। खुद अगर मोहब्बत निभानी नहीं आती तो दूसरे की मोहब्बत में कैदू का रोल अदा ना करें आप। और मूसा भाई, आप क्या आप खुद को मर्द कहते हैं जो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? कब तक अपने मालिक के पीछे लाकर अपनी जिंदगी जीने से इनकारी होंगे आप? अब तो आंखें खोलें। क्या रम्स से नाता तोड़कर खुश रह लेंगे आप? वो बागी फितरत लिए शोला ज्वाला बने हुए मूसा के सामने खड़ी थी। दलहाम को पुरानी अनादिल का रूप देखने को मिल रहा था। मैं सर के अंगेज नहीं जा सकता। रम्स बीबी से शादी करने का फैसला उनका था और आगे भी वो जो चाहे। मूसा के जवाब पर दलाम के लब खुले थे, जबकि अन्ना और रम्स ने उसे तासुर से देखा था। कागजात वो फाड़ चुकी थी, अब वहां रुकने का कोई खास मुद्दा नहीं था। तभी मूसा ने वापसी को कदम उठाया। रुको मूसा, तुम रम्स को हवेली छोड़कर आओगे, अब इस मामले को शाबात हवेली वाले ही देखेंगे। दलहाम की नजरें होंस अन्ना पर टिकी हुई थी। मूसा ने इस बात में सर हिलाते हुए ज्यादातर नजर से दलहाम को देखा और बाहर निकल गया था। रम्स भी झुके सर से उसके पीछे आए थे। आधी रात का वक्त था जब वो आंधी तूफान बनी उसके कमरे में आई थी। आई हेट यू मिस्टर दुल्हान बात, वो जो इसकी अचानक आमद पर चौंका था। उसके अल्फाज सुनते हुए माथे पर बल पड़े थे। क्या तुम रात के 2 बजे मुझे ये बताने आई हो? दलहाम ने आईब्रोज करते हुए पूछा तो अना का दिल चाह अपना या फिर सामने वाला का सर फाड़ दे। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें जरा तरस नहीं आया रम्स पर? उसके सामने टिकी थी। इस वक्त वो सोने की तैयारी में मसरूफ था और अभी गुस्सा लेते हुए फारूक हुआ था। उसके करीब आकर अन्ना का चेहरा सुरख पड़ा था जो इस वक्त बिना शर्ट सिर्फ नाइट ट्राउजर में मलबूस था। क्या तुम दोनों को अपने पर तरस आया था? दलाम ने उल्टा सवाल दागा तो अना के गर्दन में गिल्टी से उबरते हुए मालूम हुई थी। गलती हुई है, पेशेमान भी तो है ना हम। वो दोनों की वकील बनी थी। मेरी बहनों के मसले मुझ पर छोड़ दो। तुम बताओ क्यों आई हो यहाँ? लाइट ब्राउन सूट में मलबूस, शानों पर बारिश शार रखे हुए बावजूद हजार नाराजगी के दलाम को डिस्टर्ब कर गई थी। तभी उसे वहां से निकालने की हद तक वो तेज आवाज में बोला था, आपने अच्छा नहीं किया डम्स के साथ दुल्हान। उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। मैं जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारा अंजाम भी इस जैसा ना हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। दलाम ने उसे बाहर का रास्ता दिखाने को बाकायदा इशारा किया तो उसके जब्त ने दामन छोड़ दिया। उसे रूठा सनम मनाना था। तभी रोते हुए उसके सीने में अपना पुराना मुकाम ढूंढने लगी थी, पर दलहाम उसे गिरते हुए कमरे से निकल गया था। वो हाली हाथ देखते हुए अपनी हरकतों पर मजीद पशेमान हुए थे। गाड़ी से बगरवई से वादियों का सफर तय कर रही थी, जबकि वक्फे वक्फे से उबरते हुए रम्स की सिसकियां मूसा का सुकून बर्बाद कर रही थी। वहीं उसकी तवज्जो भी ड्राइविंग से हटा रही थी। गाड़ी के रुकने पर उसने मूसा को देखा था जो नीचे उतरते हुए आगे बढ़ रहा था जहाँ मजमा सा लगा हुआ था। क्या हुआ, इतना रश क्यों है? एक ड्राइवर उसे ने वजह पूछी थी। साहब, लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद है। ओ, तो अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है क्या? वो परेशान हुआ। अकेला होता तो मसला नहीं था, रम्स भी तो साथ थी। उसने ड्राइवर ने पीछे झांका था।
آپ کے ساتھ فیملی ہے؟ موسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو صاحب یہ راستہ تو کئی دن بھی باندھا رہتا ہے، آپ قریب کئی ہوٹل دیکھ لیں۔ اور مفت کے مشورے سے نوازا وہاں سے نکل گیا تو موسیٰ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ کیا ہوا؟ رمز کی آواز رونے کی وجہ سے باری ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ راستہ بند ہے، ایک جواب دیتے ہوئے اس نے دلہام کو کال ملاتے ہوئے سچویشن بتائی تھی۔ وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے کا سفر آسان تھا۔ تبھی درمیانی راہ نکالتے ہوئے پہاڑوں کے کچے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اس وقت ایک مقامی ہوٹل میں آیا تھا۔ اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھے اس نے ایک ہی روم بک کروایا تھا۔ کمرے میں آتے ہی رمز کو گنا سا سکون ہوا تھا۔ باہر کی سردی ہڈیوں کو بھی مجمد کرنے والی تھی، جبکہ موسیٰ کے سامنے ایک نئی پریشانی تھی۔ وہاں پہ صرف ایک بیڈ کے سوا کچھ بھی ایسا نہ تھا جس پر وہ رات گزار سکے۔ بھوک لگی ہے مجھے، رمز کی روحانی آواز پر وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ واپس پر کھانے کے ساتھ ایک اور کمبل بھی اس کے پاس تھا۔ رمز نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ لیٹ گئی تھی، جبکہ شاید احتجاجاً خاموشی اختیار کر رہی تھی یا پھر دلہام بہت کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ موسیٰ کو اس کی گہری چپ سے ایک الجھن ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، پر تب بھی وہ اسے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اور اب اچانک جو اس کے سونے کا یقین کرتے ہوئے اس نے خود کو تھوڑی سی جگہ پر ایڈجسٹ کیا تھا۔ آنکھیں موندے تو پلکوں پر کچھ منظر چلنے لگے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم رمز سے یہ رشتہ نبھاؤ۔ موسیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے دلہام نے اسے شوق ہی تو دیا تھا۔ اسے بھلا اپنی سزا ہی سمجھ لو کہ بہرحال غفلت تو تم نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے بڑھتی ہے۔ اتنی خوبصورت سزا! موسیٰ کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی خاموش محبت کو بھی منزل ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دلہام کی بات پر وہ چونکا تھا اور اس کا پلان سنتے ہی موسیٰ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، جس میں اسے رمز اور انا کے سامنے جھوٹی ڈائیورس کا ناٹک کرنا تھا تاکہ وہ رمز کا ریاکشن دے سکے، پر انا نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی تھی۔ تبھی دلہام کو اپنا پلان بدلنا پڑا تھا اور اس نے بی جان اور دارا جان کو اعتماد میں لے کر سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ انہیں بھی موسیٰ کی حیثیت سے زیادہ ایمانداری نے متاثر کیا تھا، جس نے کبھی رمز سے جائز رشتہ ہوتے ہوئے بھی اپنی حدود نہیں پھلانگی تھی۔ اپنے کمل میں سمٹی رمز سردی کی شدت سے سمٹتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ گلابی کمل چہرے سے تھوڑا سا ہٹایا ہوا تھا، وہ پریشان حال چہرہ نیند میں بھی اپنی داستان سنا رہا تھا۔ موسیٰ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی واقع ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اس چاند کو چھونے کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ قریب تو پہلے بھی کئی بار رہی تھی، پر یقین کی ڈور کبھی نہیں تھمائی گئی تھی، اور آج یقین کی ڈور ہاتھ میں تھمی تو دل کے تقاضے ان کے درمیان رشتے کی نزاکتوں سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے اس چاند کی مکمل جھلک دیکھنے کو ہلکا سا کمر سے رکھا گیا تھا۔ وہ روشن چہرہ اس کے سامنے تھا۔ کتنا روتی رہی تھی وہ پورے راستے، جبکہ اس کے پاس تمام اختیارات ہونے کے باوجود بھی ضبط کر کے بیٹھا رہا تھا۔ بے چین نیند سوتی ہوئی رمز کی آنکھ موسیٰ کے لمس سے کھل گئی تھی۔ موسیٰ اتنی قربت پر اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا کہ من چاہا شخص پہلی بار خود سے اس کے قریب آیا تھا۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے لبوں پر جمایا۔ آج اسے اپنا نام بے حد پیارا لگا تھا۔ کیا یہ خواب میں آنکھیں کھولوں گی اور سب ختم؟ بہت دور چلے جاؤ گے تم مجھ سے؟ وہ حقیقت میں آئی تھی۔ جس شخص کی ہاتھ وہ اپنوں سے بہت دور چلی آئی تھی، آج وہ بھی دور جانے والا تھا۔ نہیں میری جان، یہی سب سے بڑا سچ ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں۔ موسیٰ نے اپنی پیشانی کو اس کی ناک سے رگڑتے ہوئے اپنے لمس کی تازگی بخشتے ہوئے اس کی پرتپش الجھی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ رمز کی آنکھوں سے ایک بے یقین پتجھڑ کی لڑی لگی تو موسیٰ نے بچا کچا فاصلہ سمٹتے ہوئے اسے بے حد قریب کر لیا تھا۔ وہ بے تاچا رونے لگی تو موسیٰ نے اسے اپنے کشادہ سینے میں سموتے ہوئے رونے دیا تھا۔ میں مر جاؤں گی، مجھے یہ گلٹ زندہ نہیں رہنے دے گا کہ میں نے پریان کی زندگی سے کھیلا، اپنے بھائی کی محبت کو خطرے میں ڈالا اور خود بھی خالی ہاتھ رہ گئے۔ مجھے محبت راس نہیں آئی، مجھے پریان اور دریت کی محبت کی آگ لگ گئی ہے۔ موسیٰ کو اس کے الفاظ دکھی کرنے لگے تھے۔ اسے ایک دم سے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ اب ایسی کیا سزا دینی؟ جو ہوا قسمت میں ایسا لکھا تھا، اور اس نے دلہام بد کے چکر میں اس لڑکی کو مزید دکھی کر دیا تھا۔ آپ کو ایک بات پتا ہے؟ رمز اس کے آنسو کو لبوں سے چونتے ہوئے موسیٰ نے سرگوشی کی تو وہ اس بات پر دھیان نہیں دے سکی کہ موسیٰ نے آج اس کا نام روایتی تنظیم کے بغیر لیا تھا۔ وہ سر اٹھائے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ بہت برا روتی ہیں، یہ دل دکھنے لگا ہے آپ کو روتے دیکھ کر۔ موسیٰ کی بات سنتے ہوئے اسے لگا کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے غصے میں اس کے پہلو سے ہٹنا چاہا تھا، پر موسیٰ نے پہلی بار مکمل استحقاق جتاتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے پاس گرایا تھا۔ رمز کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ اسے موسیٰ میں کچھ بدلاؤ سا نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ وہ بھائی سالے صاحب کی تو بات ہی نہ کرے، آپ اس وقت صرف یہ دیکھیں کہ یہ تنہائی بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ موسیٰ کے لبوں پر شدید مسکراہٹ بکھری تھی۔ رمز بوکھلائے، کیسی ڈیمانڈ؟ وہ اتنی بچی نہیں تھی کہ ان آنکھوں کے معنی خیز انداز نہ سمجھ پاتی، تبھی انجان بنے۔ شاید آپ کو اس کمل میں سردی لگ رہی تھی، تو اچھے شوہر ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے کہ آپ کے آرام کا خیال رکھنے کا، جو میں نے انداز میں کہتے ہوئے اس نے رمز کے گرد اپنا کمبل لپیٹا تو اس کے دھڑکنے سیکنڈز میں دوڑنے لگے تھے۔ موسیٰ، یہ سب کیوں؟ میرا مطلب ہے تم تو مجھے۔ موسیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ وہ بے یقینی سی
मूसा को तक के जा रही थी। आंसू पर फिर से साथी बने तो मूसा ने उन्हें सिमरते हुए उसे खुशियों बड़े लम्हों की वहीद सुनाई थी। वो मसरूर था कि उसकी खामोश मोहब्बत को जुबान मिल गई थी। आगे क्या होना था वो दल्हाम भट्ट ने संभालने का जिम्मा लिया था। रम्सपुर तश्कर थी कि मोजे और दुआएं ऐसे भी रंग लाती हैं। रात उनके मिलन पर मुस्कुराते हुए गगन पर कहकशाओं के साथ जश्न मनाने लगी थी। चांद ने एक बादल के टुकड़े की ओर में छुपते हुए कहकशाओं को जगमगाने का मौका दिया था। परिहान नम आंखों से वो रिपोर्ट देख रही थी जो उसकी देखभाल को रखी गई नर्स गलती से छोड़ गई थी। दुरेत कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे भौचाल उसके इंतजार में था। क्यों तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई दुरेत, क्यों? वो चलाते हुए हाथों में लगी हुई आईविन लाइन खींच की थी जो खून की एक पतली सी धार उसके नसों से निकली थी। काम डाउन, व्हाट हैपन, कुछ बताओगी तुम? उसके दोनों हाथ थामे उसे सहारा देते हुए बोला। दुरेत, मेरा बच्चा दुरेत। वो परहान अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई थी। दुरेत को उससे भी बढ़कर शौक लगा था। उसके छाने पर सर टकाए रोने लगी थी। बी ब्रेव प्रिहान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी वरना। दुरेत के बाप पर उसने गुस्से में सर उठाए हुए रिपोर्ट उसे पकड़ाए थे जिसे देखते हुए दुरेत के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए थे। उसकी बात की तस्दीक होते हुए मानो चेहरे से खून उचड़ गया था। उसने फौरन दल्हाम को कॉल मिलाई थी। वो जो अभी नाश्ता करने लगा था दुरेत की फौरन कॉल उठाई थी। हाँ बोलो दुरेत, सब ठीक है ना? परिहान कैसी है? अंदराती अन्ना भी परिहान के जिक्र पर अलर्ट हुई थी। ओह हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे बता देना चाहिए था, पर इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि दिल्हाम अपनी सफाइयां पेश कर रहा था। अन्ना को उसकी बातों से समझ नहीं आई थी कि मौजू गुफ्तगू क्या है। वो दुरेत को मुतमिन करता हुआ खड़ा हो गया था। दिल, ब्रेकफास्ट। वो जो उसे ब्रेकफास्ट करने को कह रही थी, दिल्हाम ने उसे सख्त निगाहों से देखते हुए हाथ उठाए हुए मजीद कुछ बोलने से रोक दिया था। तुम्हारी वजह से आज दुरेत और परिहान ने अपना बच्चा खो दिया। वो खुशी जो उनके इल्म में ही नहीं थे। वो तकरीबन दारते हुए एक जोरदार किक टेबल को मारते हुए वहां से निकल गया था। अन्ना का दिल हुल्लाया था। दिल्हाम भद उसे खुद से मिलो दूर नजर आया था। आंखें खून छलकने लगी थी। तभी वो तेजी से बाइक की तरफ भागी थी। दुल्हाम जो कमरे से वॉलेट लेने गया था, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर भागते हुए खिड़की से जंगा। अना तेज से गाड़ी वहां से निकाल ले गई थी। ओ शिट, बेवकूफ लड़की। दल्हाम भागते हुए कदमों से बाहर आया था, पर इस वक्त कोई और गाड़ी भी वहां नहीं थी। वो ऑफिस कॉल करते हुए दूसरी गाड़ी मंगवाने लगा था, पर उसके ध्यान के दागे बार बार अन्ना में उलझे हुए थे। अगर उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, कुछ भी ऐसा हो गया, आगे की सोच आते ही उसका दिल बंद होने लगा था। उसने भी तो सजा तवील कर दी थी। वो परेशान सा टहल रहा था जब उसका सेल फोन बज उठा था। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी।